Hello everyone, this is मंजूर शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस. डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यानी कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी की, जो देशभक्ति की एक विचारधारा थी, वो कहाँ से निकल करके आई. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड लाइक करें. लेट्स स्टार्ट. If you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम बात करें आज के यूरोप की, जहाँ पे आपको मैं, ये एक यूरोप का मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो उस टाइम पे एक नेशन के रूप में नहीं थी. ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में बटी हुई थी, जहाँ पे एक राजा हुआ करता था और राजा अपनी जो प्रजा है वहाँ पे उसको हैंडल करता था और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए वो दूसरी टेरिटरी के ऊपर अटैक करता था. तो यही सिस्टम यहाँ पे चलता था, यानी मोनार्किकल एक सिस्टम था. लेकिन एक जो आइडिया था, जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की हमने बात यहाँ पे कही, वो कहाँ से निकल करके आया वो हमने डिस्कस करना है. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. Duchies and the cantons whose rulers had their autonomous territories. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आज के टाइम में अगर देखें कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड एक अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो उस टाइम पे ये किंगडम्स में डिवाइड हुआ करते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज within the territories of which lived diverse peoples. मीन्स टू से दैट जो ईस्टर्न और द सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी और यहाँ की जो टेरिटरी थी वो डाइवर्स लोगों में बटी हुई थी. यानी कि जैसे ये एक हमारा यूरोप है तो यहाँ पे ईस्टर्न इसका एक अलग पार्ट है, वेस्टर्न एक अलग पार्ट है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से डिवाइड थे. लैंग्वेज के बेसिस पे, कस्टम के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे उनकी लैंग्वेज अलग थी. एंड दे डिड नॉट वांट टू सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर. और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि सारे लोग इकट्ठे होकर के एक नेशन का निर्माण करते हैं या कल्चर का बनाते हैं, वैसी चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी. एंड ऑफन दे हैव इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. और यहाँ तक कि वो उनकी जो लैंग्वेजेस थी, बेशक वो एक किंगडम के अंदर ही रह रहे हैं, एक ही राजा उसको रूल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टेट छोटी सी है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट है, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है दूसरे से. ओके, द हैब्सबर्ग एम्पायर that ruler over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of the many different regions and people. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. जहाँ पे जर्मन जो लोग बोलते थे उनका यहाँ पे बोलबाला था इन जगहों पे. एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द लोम्बार्डी, जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी. उसमें हम बात करते हैं लोम्बार्डी की, वियना की, वेनेटिया की, हंगरी की. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार वाइल द अदर्स हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, अगर हम बात करें इन गैल्सिया की, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, गैलिसिया के अंदर पॉलिश बोली जाती थी. बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, यानी एक ही जो एम्पायर है उसके अंदर ये अलग अलग तरीके से डिवाइड था. अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ. अब अगर हम बात करें पीजेंट्स ग्रुप्स की, तो यहाँ पे जो बोहेमियंस थे और जो स्लोवाक्स थे जो नॉर्थ की साइड पे थे, और स्लोविन्स इन कैरोनीला, कैरोट्स to the south, and Romans east Transylvania. Such
Differences did not easily promote sense of political unity. The only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor. यानी कि अब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद ये पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पे लोगों को यूनाइट किया जा सके, यानी कि इकट्ठा किया जा सके। तो जितने भी लोग रहते थे एक एम्परर के नीचे रहते थे और उसी के नीचे उनका रहना सहना था। बाकी इनकी जो लैंग्वेजेस थी वो डिफरेंट थी। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, जैसे कि 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली। नेपोलियनिक वॉर बिगन होगी थी 1797 के अंदर, पहला पॉइंट। सेकंड 1814 टू 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन। हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। तो 1815 में उसके जो वियना पीस करके जो सेटलमेंट हुई थी यहाँ पे उसका एंड हो गया। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। एंड 1848 रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप, आर्टिसन, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोलस, चेज एट्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट। जितनी भी कंट्रीज़ थी यानी लोग थे, ये मिडिल क्लासेस के लोग थे या पीजेंट्स थे, इन्होंने डिमांड की नेशन स्टेट की। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि नेशन स्टेट का मतलब क्या है। जैसे कि हमारी एक कंट्री है इंडिया की हम बात कर लेते हैं, या प्रेजेंट टाइम पे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, तो ये एक नेशन है, एक कंट्री है। इनका अपना एक अलग, तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी है, जिसमें लोगों की लैंग्वेजेस के ऊपर देख लो, या हम बात करते हैं फ्लैग है। तो एक आइडेंटिटी है, एक नेशन है जहाँ पे रूल हो रहा है लोगों का, ना कि कोई किंग और कोई डिक्टेटर वहाँ पे रूल कर रहा है। ठीक है, तो ये नेशन स्टेट्स थी और लोगों की ये डिमांड भी थी। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म का आइडिया और नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये एमर्ज हुआ। सो 2.1 में देखिए, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लासेस का मतलब क्या है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो हाई क्लास के लोग हैं, यानी कि जिनके पास पैसे एंड ऑल ठीक ठाक है, और यहाँ पे एक नई क्लास उभर करके आती है जिसको नाम दिया गया है न्यू मिडिल क्लास। तो अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे एमर्ज करती है। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर यूरोप की बात करें तो जो पॉलिटिकली सोशली जो स्ट्रॉन्ग थे ये लोग, ये सबकी जो कमांड थी वो एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में थी। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। मतलब कि ये ओन करते थे, मालिक थे ये। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये हमारा यूरोप है, तो यूरोप के अंदर इतना जो एरिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूरोप है, तो यूरोप के अंदर ये जो एरिया बच गया ये एरिस्टोक्रेट्स के हाथों में था। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बता दिया आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूरोप है, तो यूरोप के अंदर जो छोटा सा ये एरिया है ये एरिस्टोक्रेट्स का है। ओके, और इन्हीं लोगों, ये वही लोग हैं जिनके पास एक मतलब धनी लोग, हम जिनको कह सकते हैं रिच पर्सन बोल सकते हैं, और बाकी जो एरिया हमारा बच जाता है ये पीजेंट्स के हाथों में आता है। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या बोलता है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ द डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स थी वो कैसे स्ट्रांग हो जाती थी, मैरिज करके। जैसे एक अमीर घर के जो लड़का है दूसरे अमीर घर की लड़की के साथ जब शादी करता है तो एक रिलेशनशिप उनके बीच में हो जाता है। इससे क्या हो रहा था, ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो मजबूत हो गए थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली इन अ स्मॉल ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी वो कम थी, ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप बाय द पीजेंट्री। अब ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग थे ये होते पीजेंट्स, यानी कि किसान लोग, यानी कि गरीब लोग हम बोल सकते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द लैंड द वाज फ्रेम्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अब क्या होता था, टेनेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक पर्सन है, इसके पास ज़मीन है, और दूसरा पर्सन है इसके पास ज़मीन नहीं है, तो ये इससे क्या करेगा, ज़मीन को लेगा, उसके ऊपर खेती करेगा। तो
these are the tenants and small owners, while in Eastern and the Central Europe, pattern of land holding was characterized by vast estates which were the cultivated by the serfs. ठीक है, अगर वेस्ट की बात करें या सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग थी उसको करेक्टराइज किया गया था सर्फ के द्वारा. ओके, नेक्स्ट को देखो. इन अ वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप, वेस्ट की बात करें और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें, द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में रह रहे हैं और सेंट्रल वाले पार्ट के अंदर रह रहे हैं, ये लोग अपना जो जीवन निर्वाह है यानी लाइवलीहुड का गुजारा कैसे करते थे, तो ये करते थे एक कमर्शियल मतलब व्यापार करके. ठीक है ना, तो इनको कहा गया कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. यानी मार्केट के अंदर जैसे इंडस्ट्रीज़ थी तो इंडस्ट्री से सामान लेकर के जा कर के ये मार्केट में जा कर के बेचते थे, तो इसको क्या कहा गया, कमर्शियल क्लासेस कहा गया. अब आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं सदी के आधे में हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में शुरू हो गया था. बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. लेकिन इंग्लैंड की अगर हम फ्रांस की अगर हम बात करें, जर्मनी की अगर हम बात करें, तो इन जगहों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो लगभग 19th सेंचुरी के आसपास पहुंचा. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स. अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप निकल करके आया, जो ये पीजेंट्स थे और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो अब इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई, बिजनेसमैन बने और प्रोफेशनल्स की तरह इन्होंने काम करना स्टार्ट किया. इन अ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी. सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप्स थे ये थोड़े कम थे. एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस that ideas of national unity following the abolition of aristocrats privileges gained popularity. अब यहीं से जो नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मिडिल क्लास थी जो अब उभर करके आ रही थी, ये आइडिया लेकर के आए नेशनलिज्म का. ओके, नेक्स्ट देखो 2.2 के अंदर क्या बोलता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो सबसे पहले देखिए, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. अगर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक आइडिया बहुत ज़ोर से चला हुआ था, यानी कि लोगों के दिमाग में दौड़ा हुआ था, जिसको कहा गया लिबरलिज्म. अब लिबरलिज्म का मतलब क्या है, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर. एक लैटिन वर्ड है जिसकी जो रूट वर्ड है लिबर, वहाँ से बना हुआ है. इसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आज़ादी. For the new middle classes, liberalism stood for the freedom for individuals and equality of all before the law. अब जो मिडिल क्लास के बारे में हमने पढ़ा, जो एक कमर्शियल क्लास के तरह हम उसको देख सकते हैं, तो उन लोगों ने डिमांड रखी कि भाई लिबरलिज्म यहाँ पे होना चाहिए और सभी लोग जो हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ होनी चाहिए. और पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy, clerical privileges, a constitution and a representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of a private property. इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी हमने देखा, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी. यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, हमारी जो ऑटोक्रेसी थी उसके खिलाफ, क्लैरिकल प्रिविलेजेस के खिलाफ. और उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए थ्रू द पार्लियामेंट. और अगर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. और इन्होंने बोला था कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदता है तो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज. अब सफरेज का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट टू वोट. यहाँ पे कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली
ठीक है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो यही सब ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो यूनिवर्सल अडल्ट जो फ्रेंचाइज है यानी कि यूनिवर्सल सफ्रेज है ये होना चाहिए। और यहाँ पे बात कही गई, यू विल रिकॉल दैट रेवोल्यूशनरीज फ्रांस विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज गारंटीड एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओइंग मैन। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें जो राइट टू वोट था वो उन लोगों को मिला था थर्ड स्टेट के अंदर जिनके पास प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी ओइंग मैन जो थे वही सिर्फ वोट कर सकते थे। बाकी थर्ड स्टेट के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के में जो वुमेन्स थी और जिनकी एज 25 साल से कम थी और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको राइट टू वोट नहीं था। सो ओनली फॉर अ ब्रीफ men without property and all women were excluded from the political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. तो अगर जैकोबिन क्लब्स की भी हम बात करें तो वहाँ पे बात कही गई थी सफरेज की, लोग उनको वोट देने का एक अधिकार था। However, Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor subject to the authority of fathers and husbands. यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि नेपोलियनिक कोड में हम देखें वेंट बैक टू लिमिटेड द सफरेज, ठीक है ना, एंड रिड्यूस्ड वुमेन्स टू स्टेटस ऑफ अ माइनर। तो यहाँ पे भी जो नेपोलियनिक कोड था उसमें जो वोट देने का अधिकार था रिड्यूस्ड वुमेन किया गया था, पीछे हटाया गया था, यानी कि मना किया गया था। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, जहाँ पे अथॉरिटी किसके पास रहती है, फादर और हस्बैंड के पास। Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. हमने ये चीज़ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ी थी कि जो वुमेन्स को राइट्स थे वो लगभग 1948 के आसपास फ्रांस के अंदर मिले थे। तो इन्होंने डिमांड रखी कि चाहे जिसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, और जो लोग चाहे वुमेन है चाहे कोई भी है उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट भी किया। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबोलिशन ऑफ इंटरस्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। जो लिबरलिज्म था ये एक और बात यहाँ पे कहता था कि जैसे एक स्टेट है, मतलब एक किंगडम है या जो भी है, उस टाइम पे हुआ करता था, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स थी। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे सारा जो है यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। अगर उस किंगडम के अंदर आप लोग रह रहे हो या उस कंट्री के अंदर आप लोग रह रहे हो तो आपके पास ये राइट है कि आप अपना सामान कहीं भी जा कर के बेच सकते हो, आपको कोई भी उसमें टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात कह रहा है लिबरलिज्म। जैसे कि अगर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास, ठीक है ना। 19th सेंचुरी के अंदर ये मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ अ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स। ईच ऑफ दीज पोसेस इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। अगर हम देखेंगे जर्मन के अंदर तो 39 स्टेट्स जो थी उनके पास हर एक अलग स्टेट के पास अपनी एक करेंसी थी, अपना एक वेट था और अपना एक मेजर था, यानी कि अपनी करेंसी थी, अपने उनकी नापने तोलने की इकाइयाँ थी। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, यानी कि उसको 11 जगह, अगर फॉर एग्जांपल उसको हैम्बर्ग से अगर न्यूबर्ग जाना है तो उस पर्सन को लगभग 11 जगहों पे कस्टम बैरियर लगे होते थे। वहाँ पे उसको लगभग 5% जो है कस्टम ड्यूटी चुकाना पड़ती थी। तो इतने बैरियर्स लगे हुए थे। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ईच रीजन्स हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो हर एक स्टेट के अंदर अपना एक मेजर सिस्टम था, अपना एक जिसको हम बोल सकते हैं करेंसी थी, अपना एक वेट था। तो जैसे जैसे आप सामान बेचने के लिए दूसरी स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे उस बैरियर लगे होते थे और टैक्स चुकाना पड़ता था, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक कैलकुलेशन थी। दिस मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज अ इले।
अब ये एक मेजरमेंट थी कपड़े को, जहाँ पे बोला जाता था एलए करके, जिसका मतलब हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग हुआ करता था। अगर हम फ्रैंकफर्ट की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना, एंड मेंज के अंदर ये 55.1 सेंटीमीटर था, न्यूमरबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था, फ्रीबर्ग की बात करें तो 53.5 सेंटीमीटर हुआ करता था। तो एलए क्या थी, एक इकाई थी, ठीक है ना, नापने की। तो हर जगह पे इसका नापने का जो सिस्टम था वो अलग था, अलग इसकी लंबाई जो थी नापी जाती थी। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by new commercial classes who urged for the creation of unified economy territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब इसको अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, और अब देखा जाए तो अगर इंडिया में 28 स्टेट्स में हर इसके स्टेट में अपना एक अलग अलग टैक्स बैरियर लगा होगा, वैसे तो टैक्स हमें वैसे भी देना पड़ता है, लेकिन फिर भी तो एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाओगे, पंजाब से अगर आप हरियाणा जाओगे तो वहाँ पे बैरियर लगा होगा, आपको टैक्स वहाँ पे चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। हरियाणा से अगर आप दिल्ली जाओगे तो वैसे करके आपको हर एक जगहों पे क्या करना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक नेशन स्टेट है, और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक जो किंगडम था या एरिस्टोक्रेसी थी, ऑटोक्रेट्स थे। तो अब इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिस्टम है नापने का। अगर 1 किलो की अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु में भी उतना ही होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी उतना ही होगा, उसकी जो एक सिस्टम है वो बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किया गया है। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो वो केरला के अंदर भी वैसे ही होगा और पंजाब के अंदर भी वैसे ही होगा, तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो एलए था ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से नापा जाता था। तो ये जो कंडीशंस थी ये लोगों को यूनिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और 1834 की अगर हम बात करें, कस्टम यूनियंस जोल्वेरिन वाज फॉर्म टू द इनिशिएटिव टू पर्शिया ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो जोल्वेरिन था, एक कस्टम यूनियन बनाई गई, इसमें बोला गया इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, ठीक है ना। पर्शिया और बहुत ही जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया। द यूनियन अबोलिस्ड टैरिफ बैरियर, और ये जो यूनियन थी इसने अबोलिश किया टैरिफ बैरियर्स को, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो करेंसी थी उसको 30 में से 2 ही छोड़ा, मतलब कम कर दिया। जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी थी तो उसको चेंज करके एक में ही सेटल किया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time। और जो रेलवे ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया, और इसकी वजह से लोगों के अंदर जो यूनिफिकेशन थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, एक यूनिटी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गई। 2.3 की अगर हम बात करें 1815 के अंदर कंजर्वेटिव्स। अब देखिए जो हमारा नेपोलियन था वाटरलू में वो हारा है, और यहाँ पे जब नेपोलियन डिफीट हो गया 1815 के अंदर, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यहाँ पे बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है कंजर्वेटिव्स की, इन्होंने बोला कि ट्रेडिशन हो या इस्टेब्लिश ऑफ इंस्टीट्यूशन है या कस्टम्स है, इनमें जो चेंज होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में होना चाहिए, एकदम से इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो एक नई जो चीज़ है वो यहाँ पे निकल करके आ रही है, कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। नेपोलियन का यहाँ पे नेपोलियन को हरा दिया गया है, और जो एक नया सिस्टम है, यानी कि जहाँ पे नेशन स्टेट की बात हो रही थी, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, अब फिर से एक मोड ऐसा आ रहा है यूरोप के अंदर कि लोग जो है मोनार्क की तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं। मोनार्क का मतलब क्या है, मोनार्क के अंदर वही लोग जाने को तैयार हो रहे हैं जो हाई क्लासेस से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेटिव्स का मतलब ये बताया है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 को। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप लर्न कर सकते हो और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करके समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए और एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से करिए। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।